नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम महाद्वीपों से संबंधित एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने पिछले वीडियो में आपसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की शुरुआत की थी और पार्ट 1 था वो, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, तो उसकी सीमाएं कितने देशों से लगती हैं और किन 2 देशों से नहीं लगती हैं। इसके बाद हमने एंडीज पर्वत को देखा था, ठीक है। फियोर्ड तट के बारे में आपसे चर्चा की थी। मैगलन जलसंधि के बारे में आपसे चर्चा की थी, ठीक है। फाकलैंड द्वीप के बारे में आपको बताया था। रियो डी जेनेरियो शहर और सेंटोश बंदरगाह के बारे में आपसे बताया था। मराकाइबो झील के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। क्वीटो जो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है उसके बारे में बताया था। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आपसे हमने बात की थी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम और आगे चर्चा करते हैं। ये पार्ट 2 है, आगे देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पर्वत श्रृंखला की बात की जा रही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं वो किस पर्वत श्रृंखला में है, तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही पाए जाते हैं आपके, ठीक है। आगे देखते हैं। इक्वेडोर के दक्षिण में पेरू स्थित है। पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है। किन 2 देशों की सीमा पर? पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। तो ये आपको याद रखना है। और पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकागम्य झील का मतलब है कि यहाँ पर नाव चलती हैं इस झील में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और ये हमेशा याद रखना है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, ना कि सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। और किन 2 देशों के मध्य है ये भी आपको याद रखना है। जबकि विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो है आपकी थिसो सिकरू झील। कौन सी है? थिसो सिकरू झील है और यह झील तिब्बत में स्थित है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस याद रखना है। टिटिकाका झील सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, जबकि थिसो सिकरू झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जो कि तिब्बत में है। दोस्तों, इस चित्र में दक्षिण अमेरिका की कुछ झीलों के बारे में दिखाया गया है। ये आपकी टिटिकाका झील है जो कि बोलीविया और पेरू की सीमा पर है। ये आपकी पूपू झील है, वेदमा झील, जनरल द कैरेरा झील, अर्जेंटिनो झील, ठीक है। तो ये झीलें भी आपको याद रखनी है। और आगे देखते हैं। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है और अमेजन नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि अमेजन नदी का मुहाना किस रेखा पर है, तो विषुवत रेखा पर है। और ये निकलती कहाँ से? तो एंडीज पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विषुवत रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है तथा मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो वो हैं आपके 3 देश। कौन कौन से? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है
और इसकी लंबाई कितनी है 6400 किलोमीटर। दूसरी है अगर अमेजन नदी, तो पहली कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ठीक है, 6650 किलोमीटर। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है और अमेजन नदी कहाँ किस महाद्वीप में है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे तो हम नील नदी के बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई कुल कितनी है। आगे देखते हैं। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, किंतु विश्व में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र अमेजन नदी का है। यानी कि इसका एरिया यानी क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, अतः विश्व की सबसे बड़ी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। यहाँ पे दोस्तों आपको डिफरेंस याद रखना है, अमेजन नदी बड़ी है और चौड़ी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है। लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे बड़ी और चौड़ी अमेजन नदी है, जबकि और इसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी है विश्व में। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इस चित्र में नील नदी के बारे में दिखाया गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र है, इसमें आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नील नदी यहाँ से निकलती है और निकल करके ये जा करके भूमध्य सागर में गिर जाती है। ऊपर जो दिखाया गया है वो भूमध्य सागर है। ठीक है, तो ये नदी निकलती कहाँ है? लेक विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। दरअसल नील नदी दो नदियों के मिलने के बाद बनती है। एक तो ब्लू नील यानी कि नीली नील, और वाइट नाइल यानी कि सफ़ेद नील। ठीक है, ये दोनों नदियां जाकर के सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर के मिलती हैं और यहाँ से मिलने के बाद ये नील नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है, बल्कि इसका एक जलग्रहण क्षेत्र होता है। मुख्य नदी के जलग्रहण क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं। मुख्य नदी को सहायक नदियों के माध्यम से भी जल प्राप्त होता रहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी अकेले प्रवाहित नहीं होती है, इसके बाएं तट से भी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं और दाएं तट से भी बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जल ग्रहण क्षेत्र होता है। ठीक है, इसी प्रकार अमेजन नदी भी अकेले प्रवाहित नहीं होती है। आगे देखते हैं। अमेजन नदी के तट पर ब्राज़ील में स्थित मनाउस बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। तो ये आपको याद रखना है। हमने आपको पिछले वीडियो में सैंटोस बंदरगाह के बारे में बताया था, जो कि कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो भी ब्राज़ील में था, और मनाउस बंदरगाह भी ब्राज़ील में ही है और ये दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अमेजन नदी की घाटी वर्षा वन का क्षेत्र है। इन वर्षा वनों में सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के जो ये बीच का क्षेत्र है, ये वर्षा वन वाला क्षेत्र है। चूँकि यहाँ पर प्रतिदिन 4 बजे वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्षा भी बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ उगेंगी वो साल भर अपनी पत्तियाँ नहीं गिराती हैं, इसीलिए इसे वर्षा वन क्षेत्र या सदाबहार वन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जो अमेजन नदी है वो भी आपके इसी क्षेत्र के नदी है, इसलिए यहाँ पर भी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। अमेजन नदी घाटी में वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व में सबसे सघन सदाबहार जो वन है
वो अमेजन घाटी में ही पाए जाते हैं। इन्हीं सदाबहार वनों अथवा वर्षा वनों को ब्राज़ील में सेल्वास कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सदाबहार वनों को ब्राज़ील में क्या कहते हैं, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपको दोस्तों हमने कई बार बताया भी है कि जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है यहाँ पर साल भर वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। रबड़ के वृक्ष की उत्पत्ति सेल्वास के वनों में ही हुई थी। और सेल्वास के वन कौन से हैं, सघन सदाबहार वन हैं। वर्षा वनों में सर्वाधिक मात्रा में महोगनी के वृक्ष पाए जाते हैं। सेल्वास वन महोगनी के लकड़ी के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि जो सेल्वास वन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वृक्ष मिलता है आपको वो महोगनी नामक वृक्ष मिलता है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में और भी बताना है कि सदाबहार वृक्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। यहाँ पे जो वर्षा होने का प्रमुख कारण है वो यहाँ पे दिया गया है। व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, होते हुए एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल से टकराकर अमेजन नदी घाटी में तो वर्षा करती हैं, किंतु एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर पहुँचने तक वायु में विद्यमान आर्द्रता की मात्रा समाप्त हो जाती है। अतः यह एक वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। दोस्तों इस चित्र में आपको समझ में आएगा। ठीक है, व्यापारिक पवनें जो होती हैं दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से प्रवाहित होती है उत्तरी गोलार्ध में, इस तरीके से प्रवाहित होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और ये आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो इस पर्वत से टकराने के बाद ये ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद इनमें संघनन होता है और वर्षा करती हैं। और ये आपका अमेजन का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा करती हैं, लेकिन जब एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग पर आती हैं तो ये शुष्क हो जाती हैं, यानी यहाँ पर ये वर्षा नहीं कर पाती। तो इसलिए ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि छाया प्रदेश को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपका ये पर्वत है, यहाँ से कोई पवन आ रही है अगर, तो ये पवन पर्वत से टकराने के बाद ऊपर उठेगी, जिससे बादलों का निर्माण होगा और यहाँ पे वर्षा होने लगेगी। और यही हवाएं जब आगे जाकर इसे पार करके आगे बढ़ेंगी तो यहाँ आर्द्रता समाप्त हो जाएगी और इस भाग में वर्षा नहीं होगी। तो ये आपका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा। और यही कंडीशन आपकी यहाँ पर भी लागू हो रही है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। वायु में आर्द्रता ना होने के कारण एंडीज पर्वत के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय जलवायु कहने का मतलब है कि तापमान यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी प्लस, और जो रेनफॉल है वो बहुत कम यानी कि माइनस में होता है, यानी कि यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं। एंडीज पर्वत के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। जाहिर सी बात है, एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में जब वर्षा होती ही नहीं है तो वहाँ पर जो मरुस्थल बनेगा उसका कोई नाम भी होगा। तो एक नाम है आपका अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कहाँ पर? यानी चिली देश के उत्तरी भाग में स्थित है ये। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये आपको याद रखना है। शुष्क मरुस्थल कहने का मतलब है यहाँ 50 साल या 100 साल तक ऐसा हो जाता है कि पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा, जो कि चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। इस मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। क्या नाम है? अरिका। ये विश्व का सबसे शुष्क प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है कि अरिका एक शुष्क प्रदेश है जो कि अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, और अटाकामा मरुस्थल आपका चिली देश में है जो कि एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में है।
आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित एक देश है जिसका नाम है पेरू। पेरू देश के नाम पर यहाँ प्रवाहित होने वाली एक जलधारा है। जलधारा को पेरू की जलधारा कहते हैं। ठीक है। इस जलधारा की जो खोज है वो हम्बोल्ट नामक एक भूगर्भ शास्त्री ने की थी, इसीलिए इसे पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं। अमेजन घाटी में वर्षा वन इतने सघन होते हैं कि इसमें सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण यहाँ वनों में लताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जीवन की सबसे ज़्यादा जो परिस्थितियां हैं वो विषुवत रेखा के समीप ही पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश और वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। ये हमने बताया कि पृथ्वी का जो ये 0 डिग्री उत्तर 0 से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश किसी न किसी समय बना ही रहता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ जीवन की विविधता पाई जाती है। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश और वर्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो नहीं के बराबर पाई जाती हैं। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये आपका 0 डिग्री क्षेत्र है यानी भूमध्य रेखा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी प्लस है और रेनफॉल भी प्लस है। तो यहाँ पर जो आपकी जीव विविधता है यानी कि जैविक विविधता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर और रेनफॉल की कमी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जीवन की परिस्थितियाँ यानी कि जैव विविधता भी नहीं के बराबर पाई जाती है। अमेजन के वर्षा वनों में वनस्पतियों और जीवों की बहुत अधिक विकास हुआ, यानी वनस्पतियाँ और जीवन का बहुत अधिक विकास हुआ है। अमेजन के जंगलों में एक ही प्रकार का अजगर पाया जाता है, इसे एनाकोंडा कहते हैं। यानी अमेजन के जंगल में एक प्रकार का एक अजगर पाया जाता है जिसे हम एनाकोंडा कहते हैं। नाम सुना होगा आपने एनाकोंडा का। एनाकोंडा दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बाहर का क्षेत्र उपोष्णकटिबंध कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होता है। 10 डिग्री विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। विषुवतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है और इसके बाहर वाला क्षेत्र उपोष्णकटिबंध कहलाता है। उपोष्णकटिबंध में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। अमेजन के जो वर्षा वन हैं अर्थात शैलवास के उत्तर एवं दक्षिण में उपोष्णकटिबंध में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ कटीले, लंबे और कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। ये किसकी विशेषता है? कटीले, लंबे और कठोर घास के मैदान, ये सवाना जलवायु की विशेषता है। इन घास के मैदानों को सवाना घास भूमि भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका में सवाना घास भूमि के 2 क्षेत्र हैं। एक तो वेनेजुएला में पड़ता है, वेनेजुएला और गुयाना क्षेत्र है, और एक दक्षिणी ब्राज़ील का क्षेत्र है। ठीक है। लानोस दक्षिण वेनेजुएला में सवाना घास भूमि है, यानी वेनेजुएला में उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोस कहते हैं। यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
कैंपोस। दक्षिणी ब्राज़ील में सवाना घास भूमि है और यहाँ भी कटीली और कठोर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि उपोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उन्हें वेनेजुएला में आपका लानोज कहते हैं और दक्षिणी ब्राज़ील में कैंपोस कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेरी जलवायु अर्थात शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में मुलायम और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेरी घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो पंपास यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत अर्जेंटीना और उरुग्वे में इन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। दक्षिणी ब्राज़ील में 3 नदियाँ निकलती हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का नाम यहाँ के देशों के नाम पर रखा गया है। पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी। ठीक है, ये निकल कहाँ से रही हैं? दक्षिण ब्राज़ील के क्षेत्र से निकल रही हैं। इस चित्र में आप देख पाएंगे ये आपकी नदियां हैं, पराग्वे नदी, पराना नदी और उरुग्वे नदी। ठीक है, ये आपका क्षेत्र है। और भी बहुत सारी नदियां यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको, उन्हें भी आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, तो इन तीनों नदियों के तंत्र को सम्मिलित रूप से प्लाटा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्लाटा के अंतर्गत 3 नदियां हैं, पराग्वे, पराना और उरुग्वे। इन नदियों के क्षेत्र को प्लाटा कहते हैं। प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में अपना जल गिराती है उसे रियो डी ला प्लाटा कहते हैं। यानी कि ये तीनों नदियां अपना जल रियो डी प्लाटा की खाड़ी में जाकर के गिरा देती हैं। ठीक है, एंजल्स फॉल्स यानी एंजल्स जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है। दोस्तों, हमने सबसे बड़ा झरना आपको बताया था, वो आपका नियाग्रा है जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा पर था। ये विश्व का सबसे बड़ा झरना था। लेकिन सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना आपका एंजल्स झरना है। एंजल्स झरना है जिसकी ऊंचाई 979 यानी 979 मीटर है और ये गुयाना के पठार पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, गुयाना का पठार पर स्थित है ये। इक्वेडोर का गालपैगोस द्वीप, नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है द्वीप का? गालपैगोस द्वीप ओलिव रिडले कछुए का प्राकृतिक प्रजनन केंद्र है। यानी कि गैलापागोस जो द्वीप है वह ओलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। इस महाद्वीप के पास पंपस क्षेत्र है यानी पंपास क्षेत्र है। अत्यधिक पौष्टिक अल्फाफा घास उगाई जाती है। ये भी आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फाफा क्या है, तो ये एक प्रकार की घास है। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना में पाई जाती है और ये पंपास क्षेत्र है। पंपास मतलब शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, चिली के चुक्यूमामाता पठार यानी कि जो चुक्यूमामाता पठार है वो चिली देश में है। तो ये तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे दुनिया की कॉपर राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे दुनिया की कॉपर राजधानी कौन सी है, तो वो आपकी चुक्यूमामाता पठार है जो कि चिली देश में पड़ता है। क्यों है? क्योंकि तांबे का उत्पादन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, इस चित्र में आपको गालपैगोस आइलैंड दिखाया गया है जो कि ओलिव रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। ये किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है और ये इक्वेडोर के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, इस महाद्वीप को यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या और प्रजातियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं।
यानी पक्षियों की सबसे ज़्यादा संख्या और प्रजातियां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पैंटानल है। क्या है? पैंटानल। और ये मुख्यतः ब्राज़ील की सीमा के भीतर स्थित है। पैंटानल लगभग 42 मिलियन एकड़ में फैला है और ये इंग्लैंड से थोड़ा बड़ा है, यानी कि इंग्लैंड जितना देश है उससे थोड़ा बड़ा है आपका पैंटानल, जो विश्व का सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आपको दिखाया गया है, ये ब्राज़ील का चित्र है, ब्राज़ील का मानचित्र है। और ब्राज़ील के मानचित्र के दक्षिणी हिस्से में लगभग ये आपका क्षेत्र पड़ता है, जो कि पैंटानल क्षेत्र है, जो विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। ठीक है, इसके अलावा ये और कौन से देश हैं? ये आपका बोलिविया है और ये आपका पराग्वे है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं, पेरू में इंका साम्राज्य, क्या नाम है? इंका साम्राज्य द्वारा निर्मित सदियों पुराना शहर माचू पिच्चू। माचू पिच्चू शहर किस साम्राज्य ने बनाया था? इंका साम्राज्य ने। किस देश में है? पेरू में। दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है। माचू पिच्चू समुद्र तल से 7,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर एंडीज पर्वत में बसा है और पेरू में सबसे अधिक देखा जाने वाला आकर्षक का केंद्र है। तो इससे कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि माचू पिच्चू एक तो है क्या? एक 7 अजूबों में से एक है। किस देश में है? पेरू में। किस साम्राज्य ने बनाया था? इंका साम्राज्य ने। कितनी ऊंचाई पर है? तो 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। किस पर्वत में है? तो ये एंडीज पर्वत में स्थित है। ठीक है, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये आपका है पेरू का माचू पिच्चू शहर। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये 7 अजूबों में से एक है तो दुनिया के 7 अजूबे हैं कौन कौन से, उन्हें भी हम जान लेते हैं। दुनिया में 7 अजूबे हैं। एक तो माचू पिच्चू जो कि पेरू में है। ताजमहल भारत में है। हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हमारे देश में भी एक 7 अजूबों में से एक स्थल है जिसका नाम है ताजमहल। ताजमहल के बारे में आपको पता है, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, आगरा में। इसके अलावा चीन की महान दीवार जो कि चीन में स्थित है। इसके अलावा कोलोशियम जो कि इटली देश में है। पेट्रा जो कि जॉर्डन में है। चिचेन इट्जा जो कि मैक्सिको में है। और क्राइस्ट दी रिडीमर जो कि ब्राज़ील में है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कहने का मतलब है कि 1, 2 और 3 ये एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और पेरू और ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इटली यूरोप में है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आपको 7 अजूबे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका माचू पिच्चू शहर है जो कि पेरू में है। ये क्राइस्ट दी रेडीमर है जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, ये आपका कोलोसियम है जो कि इटली देश में है आपका। ये आपका पेट्रा है जो जॉर्डन में है। ये द वॉल ऑफ चाइना यानी चाइना में है। ये आपका ताजमहल जो कि भारत में है। ये चेचेन इट्जा है जो कि इटली में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की टिटिकाका झील के बारे में। इसके अलावा अमेजन नदी के बारे में बात की आपसे। नील नदी के बारे में चर्चा की थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल के बारे में चर्चा की। इसके अलावा प्लाटा क्षेत्र के बारे में बात की।
गालपैगोस द्वीप, एंजल्स फॉल के बारे में चर्चा की, चुकिक माता दुनिया की कॉपर की राजधानी के बारे में चर्चा की, पैंटनल आर्द्रभूमि के बारे में चर्चा की, माचू पिच्चू के बारे में बताया और 7 अजूबे के बारे में भी बताया आपसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको पिछले वीडियो का यानी 1 का और 2 वीडियो का जो PDF है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।